तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी। इसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का 7वां चैप्टर होता है विकास, यानी कि इवोल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे पिछली वीडियोस में। तो आइए हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर आज के लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर प्राकृतिक वर्ण या फिर यौगिकत्म की जो उत्तरजीविता होती है उसके बारे में। अब इसकी परिभाषा तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम उसको समझने वाले हैं प्राकृतिक वर्ण या फिर यौगिकत्म की उत्तरजीविता के बारे में। तो इसमें आप सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ लीजिए एक बार फिर से। वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि जो जीव वातावरण के अनुकूल रहने में योग्य होते हैं वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। यानी कि जो जीव वातावरण के लिए मतलब वातावरण में अनुकूल हो जाते हैं या फिर वातावरण में ढल जाते हैं वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं, और जो जीव वातावरण में ढल नहीं पाते हैं या फिर प्रतिकूल रहते हैं वह धीरे धीरे पृथ्वी से नष्ट हो जाते हैं। तो यह आपका परिभाषा होता है प्राकृतिक वर्ण या फिर बोल सकते हो आप लोग यौगिकत्म की उत्तरजीविता को। अब ये प्राकृतिक वर्ण और ये यौगिकत्म की उत्तरजीविता दोनों अलग अलग वर्ड हैं और दोनों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने ये चीज़ें इसका नाम रखा है। तो आइए समझते हैं कौन कौन से वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्ण नाम रखा है, किस वैज्ञानिक ने यौगिकत्म की उत्तरजीविता नाम रखा है। तो इसमें आप लोग आगे बताएंगे कि डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहा। यानी कि जो डार्विन थे उन्होंने तो इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहा, लेकिन वहीं पर एक वैज्ञानिक और थे जो कि आपके हैं हार्बर्ट स्पेंसर। तो हार्बर्ट स्पेंसर ने इस प्रक्रिया को यौगिकत्म की उत्तरजीविता कहा। तो इस प्रकार से इसके दो नाम हो गए। पहला आपका क्या है प्राकृतिक वर्ण, जो कि डार्विन ने इसको नाम दिया था, और साथ ही में जो यौगिकत्म की उत्तरजीविता है ये नाम आपका दिया था हार्बर्ट स्पेंसर ने। तो इस प्रकार से चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर यदि हम उदाहरण की बात करेंगे तो रेगिस्तानी जो जिराफ है ये इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ पर हम समझते हैं प्राकृतिक वर्ण के पक्ष में उदाहरण के बारे में। तो इसमें आप बताओगे कि प्राकृतिक वर्ण एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे कारण जीवों के गुणों का चयन होता है, जिससे वे प्रकृति में अनुकूलित हो पाते हैं। इसके निम्न उदाहरण, यानी कि जो प्राकृतिक वर्ण है इसके आप बोल सकते हो कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे कारण जीवों के जो गुण होते हैं उनका चयन होता है और जिससे वे प्रकृति में अनुकूलित हो पाते हैं, यानी कि प्रकृति में ढल पाते हैं। अब इसके आपके निम्न उदाहरण हैं, तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं डेनपोर्ट का प्रयोग, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि डेनपोर्ट का क्या प्रयोग है। तो आइए समझते हैं। तो डेनपोर्ट ने इस प्रयोग में डेवनपोर्ट ने सफ़ेद, काले व झब्बेदार चूजों पर प्राकृतिक वर्ण का प्रयोग किया। यानी कि जो डेनपोर्ट है इन्होंने 3 प्रकार के चूजों का प्रयोग किया है इसमें। पहला क्या है आपका सफ़ेद है, काला है और साथ ही में झब्बेदार है। इस प्रकार से 3 चूजों का इन्होंने प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया है, और उन्होंने पाया कि काले व सफ़ेद चूजे, जो आपका काला और साथ ही में जो सफ़ेद चूजा था वो अपने आप को ज़मीन में नहीं छिपा पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो सफ़ेद था वो दूर से दिख जाता था, वो काला भी दिख जाता था। तो इसी वजह से वे अपने आप को ज़मीन पर छुपा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से जो पक्षी शिकारी होता है, जो पक्षी शिकार करते हैं, वो पक्षी शिकारी वो उनका शिकार बन जाते थे। ये आपके काले और सफ़ेद वाले जो चूजे थे, तथा उनकी संख्या कम हो जाती है। परंतु जो झब्बेदार वाले जो चूजा था वो ज़मीन में छिप जाते हैं, इसीलिए वे शिकारी से बचे रहते हैं और उनकी संख्या बढ़ जाती है। अर्थात प्रकृति जो आपकी है वो झब्बेदार वाले चूजों का वर्ण करती है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा डेनपोर्ट के प्रयोग से कि डेनपोर्ट ने अपने प्रयोग में प्राकृतिक वर्ण के लिए 3 प्रकार के चूजों का प्रयोग किया है। पहला आपका था सफ़ेद, दूसरा आपका था काला, तीसरा आपका था झब्बेदार, यानी कि दोनों कलर मिक्स था उसमें। जो सफ़ेद और काले वाले जो चूजे थे वो ज़मीन पर छिप नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वह शिकारी पक्षी के शिकार बन जाते थे और उनकी संख्या में कमी आ जाती थी। लेकिन जो धब्बेदार वाला जो चूजा था आपका, तो उसमें क्या होता था कि वो ज़मीन में छिप जाते थे, इसी की वजह से वो शिकारी से बचे रहते थे और उनकी संख्या बढ़ जाती है। अर्थात जो आपका धब्बेदार वाला जो चूजा है उसका जो वर्ण है वो आप बोल सकते हो कि प्रकृति उसका वर्ण करती है। तो इस प्रकार से डेनपोर्ट का प्रयोग भी आप लोग समझ लिया है। अब हम लोग समझते हैं अनुकूली विकिरण के बारे में। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, अनुकूली विकिरण के बारे में समझाइए। तो आप लोग अनुकूली विकिरण के बारे में क्या बताएंगे, आइए समझ लेते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होता है तो उसे हम लोग अनुकूली विकिरण कहते हैं। इनमें एक ही जाति से विभिन्न जाति का विकास होता है, यानी कि जब एक पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होगा तो उसको हम लोग अनुकूली विकिरण बोलेंगे, और इसमें एक ही जाति से विभिन्न जाति का विकास होता है, इसीलिए इसे हम लोग अपसारी जैव विकास भी कहते हैं। उदाहरण में बता सकते हो डार्विन की फिंचें। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को आप लोग लिख दो
तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुकूली विकर्ण इंपॉर्टेंट था और ये साथ ही में एनसीईआरटी के लिए भी ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है कि अनुकूली विकर्ण क्या है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो क्या है आपका, ये आपका है कि जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होगा तो उसको हम लोग अनुकूली विकर्ण बोलेंगे, और इसमें एक ही जाति से विभिन्न जाति का विकास होता है, इसीलिए इसे हम लोग अपसारी जैव विकास भी बोलते हैं। उदाहरण में बता सकते हो, डार्विन की फिंचे जो हैं वो आपका अनुकूली विकर्ण का उदाहरण है। अब आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एक बार फिर से हम लोग जैव विकास के टॉपिक को लेकर के आए हैं। अब जैव विकास के लिए कई सारे सिद्धांत हैं, उसको भी हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैव विकास के बारे में आपको बताता हूँ। जैव विकास तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन जैव विकास यानी एवोल्यूशन के बारे में एक बार फिर से मैं आपको सारी चीज़ें को बताता हूँ। उसके बाद हम लोग जैव विकास के सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। तो जैव विकास में आप लोग सबसे पहले बताओगे कि जैव विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि जो जैव विकास है, जीवों का जो विकास है वो निरंतर हो रहा है और निरंतर होता रहेगा, उसमें कभी भी बंदी नहीं आएगी, यानी कभी भी वो बंद नहीं होगा। जैव विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो छोटे जीव होते हैं उनमें विकास की दर ज़्यादा तेज होती है, यानी कि जो जीव छोटे होते हैं उसमें विकास की जो दर होती है वो ज़्यादा तेजी से होती है, जबकि यह दर बड़े जीवों में बहुत धीमी होती है, यानी कि जो जीव बड़े होते हैं उनमें जैव विकास की जो दर होती है वो धीमी होती है। जैव विकास होने में हजारों वर्षों का समय लगता है, ये भी चीज़ मैं आपको पहले बताया हूँ कि जो जैव विकास होता है इसको पूरी प्रक्रिया होने में बहुत समय लगता है, कोई भी चीज़ को बदलने में बहुत सारे समय लग जाता है। तो इसी आपको यहाँ पर समझना है कि जैव विकास होने में हजारों वर्षों का समय लगता है। अब ये जैव विकास के बारे में यानी कि एवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पहले भी बताया था, अब भी बता दिया, एक बार नोट कर लो और याद कर लेना। ये भी आपका कह सकते हैं कि परिभाषा में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग वहाँ से बता सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जैव विकास के सिद्धांत के बारे में कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर तीन आपके पास सिद्धांत है। पहला आपका क्या है, लैमार्कवाद, दूसरा आपका है डार्विनवाद, तीसरा आपका उत्परिवर्तनवाद। तो क्या है लैमार्कवाद, क्या है डार्विनवाद और क्या है उत्परिवर्तनवाद, तीनों को हम लोग समझेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और साथ ही में ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं लैमार्कवाद के बारे में कि लैमार्कवाद क्या है, लैमार्कवाद के मुख्य बिंदु क्या हैं, और साथ ही में लैमार्कवाद का खंडन किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले लैमार्कवाद के बारे में। तो इसमें आप बताओगे कि लैमार्कवाद फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक जेबी लैमार्क ने सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया। इसे लैमार्कवाद या फिर हम लोग इसको उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, जो लैमार्कवाद होता है इसको हम लोग उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत भी बोलते हैं। लैमार्कवाद जो है वो फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक जेबी लैमार्क ने सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में जैव विकास के अपने जो विचार थे उसको अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया, और उस पुस्तक को ही इन्होंने लैमार्कवाद या फिर उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत बोलते हैं। आगे हम समझते हैं लैमार्कवाद के मुख्य बिंदु के बारे में कि लैमार्कवाद के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो इसमें आप बताओगे लैमार्कवाद में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो आपका है कि लैमार्क के अनुसार जीवों की जो संरचना होती है वो और साथ ही में कार्य की जो आपकी होती है, जीवों की संरचना और साथ ही में कार्य की, उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जीव की संरचना होती है, कार्य की होती है, उनके व्यवहार पर वातावरण का जो परिवर्तन होता है उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ये पहला पॉइंट आपका हो जाता है लैमार्कवाद का। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो आपका है परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा अथवा कम होता है। यानी कि जो आप कह सकते हो आप लोग कि वातावरण में जब चेंजेस आते हैं तो उसी के अनुसार जीवों के जो अंग होते हैं उनमें कम या ज़्यादा प्रयोग होता है। जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वह अधिक विकसित हो जाते हैं तथा जिनका उपयोग नहीं होता है वह विकसित नहीं हो पाते। ये चीज़ आपको हमें समझना है कि जिस भी चीज़ का आप लोग ज़्यादा उपयोग करोगे वो उतना ही ज़्यादा विकसित हो जाएगा, और जिस चीज़ का आप लोग उपयोग नहीं करोगे वो उतना ही ज़्यादा आपका कह सकते हैं कमज़ोर हो जाएगा और साथ ही में विकसित नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप लोग ये भी देख सकते हो कि आपके पास दो हाथ हैं, अब दोनों में से अगर किसी भी एक हाथ को आप लोग लंबे समय तक यूज ना करो, 1-2 साल तक यूज ना करो, तो दूसरा हाथ जो आपका होगा जिसको आप लोग यूज नहीं करोगे वो आपका कमज़ोर हो जाएगा, और जिसको आप लोग यूज करोगे ज़्यादा वो आपका मजबूत हाथ रहेगा और वो आपके लिए सारी चीज़ें होंगी उसमें। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। उनका धीरे धीरे ह्रास हो जाता है, यानी कि उनका धीरे धीरे विनाश हो जाता है। जिस भी चीज़ का हम उपयोग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है।
तो 2 पॉइंट आपके यहाँ पर हो गए। तीसरा पॉइंट आपका इसमें है कि वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग करने के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग उपार्जित लक्षण बोलते हैं, और जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं। ऐसे लगातार होने से कुछ पीढ़ियों के पश्चात उनकी शारीरिक रचना बदल जाती है तथा एक नई प्रजाति का विकास होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वातावरण के सीधे प्रभाव से या फिर अंगों के कम या ज़्यादा उपयोग करने के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग उपार्जित लक्षण बोलते हैं। जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं। ऐसा लगातार होने से कुछ पीढ़ियों के पश्चात उनकी शारीरिक रचना बदल जाती है तथा एक प्रजाति का विकास हो जाता है। अब हम लोग इसमें समझते हैं उदाहरण के बारे में। तो उदाहरण में आप बताओगे कि जिराफ की लंबी गर्दन तथा अग्रपात जो है आपका एक इसी का उदाहरण है। जिराफ पेड़ों की फुनगियों की पत्तियों को चरने के लिए अपने गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो गर्दन है वो लंबी होती चली गई। तो ये आपका एक उदाहरण है किसका, लैमार्कवाद आप बोल सकते हो उपार्जित लक्षण का। ठीक है, फिर आपका इसमें दूसरा उदाहरण बता सकते हो आप लोग, सांपों में पैरों का विलुप्त हो जाना, यानी कि सांप जो पैरों का उपयोग ही करना बंद कर दिए तो उनके वजह से क्या हुआ कि उनका जो पैर था वो पूरी तरीके से विलुप्त हो गया और उनके पैर अब हैं ही नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है लैमार्कवाद का खंडन के बारे में। तो इसमें आप बताओगे कि लैमार्कवाद का बाद में कई वैज्ञानिकों ने खंडन किया, यानी कि उनका जो नियम था, उनका जो सिद्धांत था उसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खंडित किया, और उन वैज्ञानिकों के अनुसार उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। और इसकी पुष्टि के लिए जर्मन वैज्ञानिक वीजमैन ने 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटकर यह प्रदर्शित किया कि कटे पूंछ वाले चूहों के संतानों में पूंछ पाई जाती है। तो ये भी खंडन इस प्रकार से किया गया लैमार्कवाद के सिद्धांतों का। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो आपका जो लैमार्कवाद था इसके बारे में तो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डार्विनवाद के बारे में, उसके यहाँ पे पढ़ेंगे उत्परिवर्तनवाद के बारे में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।